वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देखे थे उसे रिकॉल करेंगे। वेल्डिंग के बारे में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे और फिर इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का एजेंडा हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ा था एक बार उसे रिकॉल करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टिग वेल्डिंग के बारे में हम लोग जान रहे थे। टंगस्टन, जिसे हम लोग दूसरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उसे हम लोग टिग वेल्डिंग भी कहते हैं। और फिर अगर बात करें तो ये हमारे पास इसमें देखे थे हम लोग एक प्रोटेक्टिव सील्ड इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा था इनर्ट गैस के कारण, और हम लोग वाटर कूलिंग भी कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा हीट हम लोग को चाहिए नहीं था अपना टंगस्टन इलेक्ट्रोड के पास, इलेक्ट्रोड के ऊपर। और हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो फिलर मेटल रॉड का भी यूज़ कर रहे थे। तो इन डीप कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो कि बचे हुए थे, जैसे कि कुछ लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस इसके कहाँ से होते हैं, ठीक है। तो वो एक दो छोटा सा 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा उसे कवर करने में। और आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे की मिग वेल्डिंग की, और मिग वेल्डिंग के बाद हम लोग मिग वेल्डिंग को कंप्लीट करते हुए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो इस वीडियो में बने रहे। और आज का एजेंडा हमारा मेन क्या होना है, मेन कंप्लीशन रहेगा हमारे पास मिग वेल्डिंग की, मिग वेल्डिंग। और अगर टाइम बचा तो हम आज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का ये एजेंडा है हमारे पास। तो इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक और देखें इस वीडियो को, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट आ रहा है पिछले वीडियो में या फिर किसी से भी मतलब हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे एजुकेशन के तौर तरीका, शैली, स्टाइल से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा हो, या फिर कौन सा टॉपिक लेना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, या फिर कोई अदर सजेशंस भी हो मेरे लिए, तो वो आप लोग डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सभी का रिप्लाई आएगा, थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है बट रिप्लाई सभी का आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर टंगस्टन इनर्ट गैस की, हम लोग कंप्लीशन करने ही वाले हैं, और उसके बाद मिग वेल्डिंग और उसके बाद सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बट उससे पहले हमें इरेजर लाना पड़ेगा इसके लिए। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे आज के टॉपिक पे।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिक वेल्डिंग में। मैंने एक बोला था कि टिक वेल्डिंग में हम लोग डायरेक्ट DCSP मीन्स डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। टिक वेल्डिंग में हम लोग डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं, बट दो एक्सेप्शन आ जाता है हमारे पास। वो दो एक्सेप्शन कौन सा? एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो ये काफ़ी एक बार बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम में कौन सा TCSP यूज़ करते हैं या फिर क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नोट डाउन करिए, टिक यूजेस और एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? AC पावर सोर्सेज का यूज़ करते हैं फॉर एल्युमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। तो इस पॉइंट को नोट डाउन बना के अगले पिछले वीडियो का हम लोग कंटिन्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पॉइंट को सबसे पहले नोट बना के लिखिए। नोट में टिक यूजेस DCSP फॉर और मटेरियल। हर एक मटेरियल पे हमें DCSP करंट देखना पड़ेगा। टिक यूजेस DCSP फॉर और मटेरियल एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? टिक यूजेस DCSP फॉर ऑल मटेरियल एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉयज। ठीक है, और एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? AC पावर सोर्स इज यूज्ड फॉर एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर निकालेंगे तो या फिर टेस्ट सीरीज देंगे तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आपको रिपीटेटिव टाइम्स मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। AC पावर सोर्स इज यूज्ड फॉर AC power source is used for AIN and MG LOIs। यहाँ तक क्लियर? Take use DCSP for all material except aluminum and magnesium alloys. AC power source is used for aluminum AI and magnesium alloys। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब दूसरा बात हम लोग दूसरी तरफ आएंगे एप्लीकेशन पे। टिक वेल्डिंग का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो लिखिए एप्लीकेशंस। वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम alloys in aerospace industries and automobile
इंडस्ट्रीज। ठीक है, वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग टिक वेल्डिंग का मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसका जो डिसएडवांटेज था, जैसे कि ये मतलब वेल्डिंग थिकनेस इसका बहुत मतलब 5 mm से कम रहता था। 5 mm से कम के लिए हम इसका यूज़ करते थे। 5 mm थिकनेस से कम के लिए ये यूज़ किया जा सकता था, सॉरी। तो अब यही वीकनेस इसको कुछ एक एडवांटेज भी दे देता है कि अगर 5 mm से कम भी है तो कोई भी पोजीशन में आप इसे वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, since welding bead thickness is less, it can be used for welding in any position. Welding bead thickness is less, point लिखिए, since weld bead thickness is less, it can be used for welding in any positions. Welding in any positions, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, लिमिटेशंस में मैंने इसका एक बता ही दिया था। ये 5 mm थिकनेस से कम के लिए यूज़ किया जाता है। हाई थिकनेस रहेगा तो उसके लिए हम लोग फिलर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोड ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रोसेस हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने टिग वेल्डिंग को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डीप में पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, और टिग वेल्डिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं मिग वेल्डिंग की। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मिग वेल्डिंग की। आगे हम लोग बात करेंगे मिग वेल्डिंग की। आगे हम लोग बात करेंगे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे भी हम लोग कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो होता है सो GMAW, जिसका फुल फॉर्म होता है गैस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसका दो नाम हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। मिग वेल्डिंग को क्या कह सकते हैं हम लोग? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मिग, ठीक है, और दूसरा नाम इसका क्या है? गैस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, गैस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, GMAW, GMAW। ठीक है, ये बात हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे मिग वेल्डिंग की। तो
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मिग वेल्डिंग में, हम लोग डायग्राम देखेंगे मिग वेल्डिंग की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे मिग वेल्डिंग में, डायग्राम। इन दिस टेक्निक, जो हमारा मिग वेल्डिंग का टेक्निक है, तो सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। बट उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा, जो टिग वेल्डिंग में क्या हो रहा था, नॉन कंज्यूमेबल हमारे पास इलेक्ट्रोड था, बट ऐसा नहीं होता है मिग वेल्डिंग में। मिग वेल्डिंग में क्या होता है हमारे पास, इन दिस टेक्निक वी आर यूजिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ स्पूल वायर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्पूल वायर, एक तार की तरह एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आता है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे डायग्राम देखेंगे मिग वेल्डिंग की। एक सिंपल सा डायग्राम बताता हूँ मिग वेल्डिंग की। इनर्ट गैस यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे, सील्डेड इन्वायरमेंट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, बस चेंजेस क्या आ जाता है, एक ऑटोमेटिक फील्ड वायर इलेक्ट्रोड जो कि कंज्यूमेबल होता है उसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्क पीस है। ये मिग वेल्डिंग जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, सॉलिडिफाइड वेल्ड, तो ये डायग्राम पहले हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, उससे ही आधा कंसेप्ट तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ ये हमारा, यहाँ से हमारा क्या आएगा, इनर्ट गैस आने वाला है। यहाँ से अपना इनर्ट गैस आने वाला है। इनर्ट गैस यहाँ से हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और ये कैसा फ्रेम बन रहा है, यहाँ पे सील्डिंग एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सील्डिंग एनवायरनमेंट, सील्डिंग एनवायरनमेंट, सील्डिंग एनवायरनमेंट हमारे पास क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ऑटोमेटिकली फील्ड, ये क्या है हमारे पास, ये जो इधर की तरफ जा रहा है, मूवेबल डायरेक्शन इसका ये होगा। ये क्या है हमारे पास, आप लोग बताएंगे, ऑटोमेटिकली फील्ड वायर इलेक्ट्रोड, ऑटोमेटिकली फील्ड वायर इलेक्ट्रोड
यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये जानना है कि ये मिग वेल्डिंग जो होता है इसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक वर्जन किसका है, आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। ये सेमी ऑटोमेटिक वर्जन किसका है, आर्क वेल्डिंग का है। तो इस पॉइंट को लिखिए, इट इज अ सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ। यहाँ तक सभी को क्लियर, डायग्राम समझ में आ गया, वर्किंग समझ में आ गया। बस इसमें सेमी ऑटोमेटिक, ये सेमी ऑटोमेटिक जो होता है फेड बेयर वाइड इलेक्ट्रोड होता है, ये एक बेयर वाइड इलेक्ट्रोड है। और आर्क, ये आर्क किस किस के बीच में जनरेट होता है, वर्क पीस एंड सेमी ऑटोमेटिक बेयर वाइड। सील्डिंग के लिए हम लोग आर्गन एंड हीलियम का यूज़ करते हैं या फिर उसका मिक्सचर का यूज़ करते हैं, वो भी मैं पॉइंट लिखवाऊंगा। ये काफ़ी फास्ट होता है। तो इन सारे बातों को अब समझेंगे और नोट डाउन करेंगे। मिग और GWAM, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एक इसे हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग के रूप में भी देख सकते हैं। इट इज अ सेमी ऑटोमेटिक वर्जन of arc welding. It is a semi-automatic version of arc welding in which arc is maintained between workpiece and automatically fit bare, in which arc is maintained between workpiece and automatically fed bare wire electrode। यहाँ तक क्लियर। It is a semi-automatic version of arc welding in which arc is maintained between workpiece and automatically fed bare wire electrode। ठीक है। अब हम लोग इसमें भी सील्डिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर्गन या फिर हीलियम, और द मिक्सचर ऑफ दिस टू कैन बी यूज्ड। और कभी कभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें ऐड कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कब ऐड करते हैं हम लोग, जब हमारे पास स्टील का वेल्डिंग करना हो, जब हमारे पास स्पेशली स्टील अगर हम लोग वेल्ड कर रहे हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि इट इम्प्रूव्स द आर्क स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस वेल्ड स्पैटर। वेल्डिंग का जो मतलब एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, आर्क स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब बिखरना, वेल्डिंग को बिखरने से रोकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखिए। फॉर सील्डिंग आर्गन, सील्डिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर सील्डिंग
argon and helium or the mixture of two can be used while sometime carbon dioxide can be added, okay, especially during welding of steel, especially during welding of steel, so as to improve the arc stability and reduce weld spatter। यहाँ तक दूसरा पॉइंट तक सभी को क्लियर? किसी को कोई एक भी जरा सा भी समझना है, बस रटना नहीं है, एक भी पॉइंट पे डाउट नहीं आना चाहिए। फुल शील्डिंग आर्गन हीलियम ऑफ द मिक्सचर, शील्डिंग के लिए आर्गन और हीलियम अंडरलाइन करें। आर्गन और हीलियम का हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इन दोनों का मिक्सचर का यूज़ करते हैं। वाइल सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एडेड, बट कभी कभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करते हैं, स्पेशली कब, जब ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ द स्टील, जब हम लोग स्टील का वेल्डिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, सो एज टू इम्प्रूव द आर्क स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस वेल्ड स्पैटर। आर्क स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और वेल्ड स्पैटर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट के लिए 2 पॉइंट का हमने क्लियर कर दिया। अब तीसरा पॉइंट, ये जो हमारा मिग वेल्डिंग का प्रोसेस है, जैसे कि टिग वेल्डिंग का प्रोसेस देखे थे हम लोग, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता था, बट हमारा जो मिग वेल्डिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी कंपैरेटिवली फास्ट होता है, काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, और ये जैसे कि टिग वेल्डिंग में हम लोग देखे थे कि 5 mm थिकनेस तक हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे टिग वेल्डिंग में हम लोग 30 mm थिकनेस तक हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। एंड 30 mm के अगर ऊपर भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं वेल्डिंग, बट स्पैटर लॉसेज जो होता है, मतलब आर्क बिखरना, ये लॉसेज जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, इसलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं 30 mm से ज़्यादा के लिए यूज़ करना। तो इस पॉइंट को अब नोट डाउन करेंगे। द प्रोसेस इज कंपैरेटिवली फास्ट। The process is comparatively fast. The process is comparatively fast and can be used to weld the thickness up to 30 mm। यहाँ तक सबको क्लियर? अप टू 30 mm
and above 30 mm and above 30 mm the spatter losses become very high and hence it is not used for thickness more than 30 mm. More than 30 mm. यहाँ तक क्लियर? The process is comparatively fast and can be used to weld the thickness up to 30 mm and above 30 mm the spatter losses become very high and hence it is not used for thickness more than 30 mm. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर मैं भी बता रहा हूँ और आपको भी समझना है, कोई भी डाउट नहीं मन में रखना है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिए। अच्छा, टिक वेल्डिंग में हम लोग कौन सा पोलैरिटी यूज़ करना प्रीफर करते थे? स्ट्रेट पोलैरिटी। टिक वेल्डिंग में हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी प्रीफर करते हैं, बट मिग वेल्डिंग में हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। देखिए, अब ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप बोलेंगे हम तो बुक से भी पढ़ लेंगे, बट जो पॉइंट और कॉन्साइज मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, ये एक बुक का नहीं है, बहुत सारे बुक्स का मिला के मैंने बनाया है, उसके बाद दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप एक बुक पढ़ेंगे, 2 बुक पढ़ेंगे, कितना बुक पढ़ लोगे, ठीक है? तो इसलिए जनरली रिवर्स पोलैरिटी इज प्रिफर्ड। Generally reverse polarity is preferred। हम लोग यहाँ पे जनरली कौन सा पोलैरिटी प्रीफर करते हैं? रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है? यहाँ तक सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमारा कंसेप्ट मिग वेल्डिंग के बारे में, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख रहे थे कि मिग वेल्डिंग में, टिक वेल्डिंग में हमने स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ किया। अच्छा, अगर रिवर्स पोलैरिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो हीट किस पे ज़्यादा होगा? हमारे वायर इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, चलिए DCRP हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, DCRP रिवर्स पोलैरिटी मिग वेल्डिंग में हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्मूथ मेटल ट्रांसफ़र कराता है और एक स्टेबल आर्क करता है, और डिपोजिशन रेट जो होगा, अगर ज़्यादा हीट हमारे वायर इलेक्ट्रोड पे पड़ रहा है तो ज़्यादा डिपोजिशन रेट होगा, इसलिए हम लोग DCRP का यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। DCRP इन मिग रिजल्ट्स इनटू स्मूथ मेटल ट्रांसफर एंड स्टेबल आर्क विथ हाई मेटल डिपोजिशन रेट। DCRP in MIG results into smooth metal transfer and stable arc with high metal deposition
रेट विथ हाई मेटल डिपोजिशन रेट। यहाँ तक सभी को क्लियर। DCRP मेक रिजल्ट्स इनटू स्मूथ मेटल ट्रांसफर एंड स्टेबल आर्क विथ हाई मेटल डिपोजिशन रेट्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक बात और, हम लोग अगर करंट सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग करंट सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग हाई थिकनेस भी वेल्ड कर सकते हैं। अगर हम लोग करंट सप्लाई 100 एम्पियर टू 300 एम्पियर तक यूज़ करते हैं तो वी कैन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन एंड वी कैन वेल्ड हाई थिकनेस मटेरियल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करिए, बाय इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन इसका बताने वाले हैं, उसके बाद मिग वेल्डिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई कितना से कितना तक के बीच में रखना है करंट सप्लाई को, 100 टू 300 के बीच में हमारे पास रखना है। बाय इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई 100 टू 300 एम्पियर we can increase the depth of penetration and we can weld high thickness material also। यहाँ तक सभी को क्लियर? थिकनेस मटेरियल ऑल्सो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाला है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोड का फीलिंग जो होता है या फिर फीडिंग इलेक्ट्रोड फीडिंग जो हो रहा है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली है। तो हम लोग को एक बात का ध्यान और देना पड़ेगा कि वोल्टेज जो है हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का यूज़ किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज so type of power source is used since the control of movement of electrode and feeding of the electrode is done automatically। यहाँ तक क्लियर?
अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस की। तो मिग वेल्डिंग हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है और इसका डीमेरिट्स क्या क्या हैं। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, उस पर सुधार किया जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे नोट डाउन करिए एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या एप्लीकेशन है इसका, ये किसके लिए यूज़ होता है? यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पहला, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, एलवाई, जो भी है निकल एलवाई। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? हम लोग ये सारे चीज़ को कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो वेल्डिंग होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है मिग वेल्डिंग का। ठीक है, आप लोग अगर मे बी अगर कॉलेज टाइम पे मैकेनिकल्स हैं तो सुपरा बहा या फिर गो कार्टिंग वगैरह करते होंगे, कोई भी कॉलेज में होंगे, तो आप लोगों ने भी इसका यूज़ किया होगा कभी ना कभी इसका यूज़ किया होगा। जब चासी वगैरह को हम लोग को बाहर से या फिर कॉलेज में अवेलेबल अगर मिग वेल्डिंग है तो वेल्ड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशंस क्या होता है? हाई इनिशियल कॉस्ट। तो पहले एप्लीकेशंस की बात करें, यूज्ड फॉर वेल्डिंग of stainless steel, aluminum, magnesium, copper and nickel alloys in aircraft and ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ तक सभी को क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, इसके बाद इसका लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस, सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है? इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, जो हम लोग को इनिशियल कॉस्ट यूज में आता है, वो इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा मिग वेल्डिंग कंप्लीट होता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोड का मटेरियल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोड जो हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मटेरियल लेते हैं वो कौन सा मटेरियल का होता है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ सेम मटेरियल एज वर्क पीस। वही सेम मटेरियल ऑफ वर्क पीस का हम लोग इलेक्ट्रोड का मटेरियल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिग वेल्डिंग ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।